जय हिंद बच्चों। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के विषय गणित के सारे चैप्टर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए। ठीक है, मैं आप लोगों को यहाँ पर सभी अंकों वाले क्वेश्चन जैसे कि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक, ये सभी क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आप लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरे चैप्टर वाइज बताऊंगा। समझ गए? इस चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन, उस चैप्टर से वो वाला क्वेश्चन, एक एक चैप्टर करके मैं आप लोगों को बताऊंगा और आप लोगों को तैयारी भी इसी प्रकार करना है हर चैप्टर की। समझ गए? मैं यहाँ पर आप लोगों को जितने क्वेश्चन बता दूंगा ना, आप लोग सिर्फ इतना ही करोगे, आपके जो 75 अंक का जो पेपर होने वाला है आप लोगों का, बहुत सारे बच्चों के देखना आप लोग 70 के ऊपर ही नंबर आप लोग लेकर आओगे। और यहाँ तक कि मैं आप लोगों को इतना भी विश्वास दिलाता हूँ कि यहाँ के सारे क्वेश्चन में जो आप लोगों को बताऊँगा ना, उसी टाइप के प्रश्न आप लोगों को एग्जाम में आने वाले हैं। तो आपको पूरा ध्यान देना है, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है। ठीक है बेटा? जो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में आपको जरूर बना बनाकर अपना प्रयास करते जाना है। समझ गए? और वार्षिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल तरीके से करके जाना। इन क्वेश्चन की तैयारी आप लोगों ने शायद कर भी लिए होंगे पहले, लेकिन एक बार अगर आप लोग यहाँ देखो, अगर किसी टाइप का क्वेश्चन अगर छूट गया है तो आप लोग उसकी भी तैयारी एक बार जरूर कर लेना। समझ गए बच्चों? मेरा नाम है मुकुंद यादव, मैं आप सभी का यादव सर पीसीएमबी क्लासेस में स्वागत करता हूं और आगे की प्रक्रिया को चलो मैं आपके साथ बढ़ाता हूं आगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूं कि इस बार जो है 2024 की जो हमारी वार्षिक परीक्षा होने वाली है, उसमें अंकों का विभाजन किस प्रकार किया गया है। तो जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न हम लोगों को, इसका मतलब 1 अंक के प्रश्न हम लोगों को आने वाले हैं कितने? 30 प्रश्न आने वाले हैं हम लोगों को, जो कि 30 अंक के ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, अति लघुत्तरी प्रश्न जो है वो 2 अंक वाले जो क्वेश्चन है वो 12 आने वाले हैं। तो 12 दूनी कितना हो जाएगा? ये 24 अंक ये हो जाएंगे। 3 अंक वाले केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और 4 अंक वाले केवल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ सबसे ज़्यादा मेहनत जो है बच्चे लोग जो क्या करते हैं बताऊँ मैं, बड़े बड़े क्वेश्चन को बनाकर बड़े क्वेश्चन को ज़्यादा बनाकर देखते हैं, बहुत घबराते हैं कि सर ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1 अंक के तो 30 प्रश्न हो गए आपके, है कि नहीं? और 2 अंक वाले 12, मतलब कुल मिलाकर 24 अंक के हो गए। तो 30 और 24, 54 नंबर का तो यही हो गया बेटा 75 में से, सोच सकते हो। समझ गए ना? तो 75 में से 54 नंबर आपके 1 अंक और 2 अंक के प्रश्न से ही काम हो जाएगा। तो बड़े क्वेश्चन पे ध्यान देना है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं ध्यान देना है, लेकिन हमको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है 1 अंक के क्वेश्चन और किस पर? 2 अंक के क्वेश्चन पर, क्योंकि देखो आधे से ज़्यादा आप लोगों का इसी में कवर हो जाएगा। समझ में आ गई बात? बाकी 3 अंक के क्वेश्चन 3 हैं और 4 अंक के क्वेश्चन 3 हैं, उनको भी हम लोग जरूर बनाएंगे। और वो बड़े अंक के प्रश्न जो है कहाँ से आ रहे हैं आप लोगों को मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। आज हम लोग इस वीडियो में केवल चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, है ना। बाकी जो है चैप्टर के वीडियो में आगे आप लोगों को हर दिन आपको देते जाऊंगा। तो गणित का तो आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लो, जितने क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिर्फ उतने ही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। जैसे हम लोग आज बात कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को कुल मिलाकर 6 अंक का प्रश्न आएगा, 2 से 5 अंक का आएगा, चैप्टर नंबर 3 से 7 अंक का और चैप्टर नंबर 4 से 5 अंक का। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हो कि किस अध्याय से कितने अंक के प्रश्न आप लोगों से पूछे जा रहे हैं और टोटल अंक मिलाकर हो जाएंगे कितने? 75। समझ गए बच्चे? चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है, सबसे पहले अंक गणित का आधारभूत प्रमेय हमको पढ़कर जाना है। अभी आधारभूत प्रमेय आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर कि किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, इसे हम लोग अंक गणित का आधारभूत प्रमेय कहते हैं। और उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोगों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आता है। और जब हम लोग एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करते हैं तो वहाँ हम लोगों ने क्या देखा? उभयनिष्ठ गुणनखंडों की जो छोटी घात लेते हैं हम लोग किसमें? एचसीएफ में। और उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की बड़ी घात के अलावा जो और भी संख्या वहाँ पर आप लोगों को बच जाती है ना, उसको भी एलसीएम में लेना पड़ता है, याद रखेंगे बात को। उसके बाद यहाँ पर एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल, जो कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। और एचसीएफ ऑफ ए बी और एलसीएम ऑफ ए बी बराबर ए गुणा बी।
ठीक है, ये दो संख्याओं का गुणनफल ही हो गया ये भी। उसके बाद देखिए अपरिमेय संख्याओं के बारे में थोड़ा पढ़कर जाना है आपको कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। कुछ उदाहरण जैसे कि करनी 2, करनी 3, करनी 5, करनी 7 और पाई, ये सब कौन सी वाली संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और साथ में हम लोगों को अभाज्य गुणनखंड की प्रैक्टिस करके जाना है कि हाँ हमको अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए इस चैप्टर से। तो जैसे कि आप लोगों के यहाँ पे तीन सवाल मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप के सवाल आप लोगों को वार्षिक परीक्षा में पूछने वाला है, याद रखना। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को 1 अंक के क्वेश्चन इस तरफ मैंने आपको बता दिया लेफ्ट हैंड साइड में। आप सीधे सीधे आइए राइट हैंड साइड में, सीधे महत्वपूर्ण प्रश्न जो लिखा हुआ है यहाँ से 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन आप लोग जरूर देख लेंगे। तो जैसे कि जांच कीजिए कि प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर n की घात 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, ये आपको चेक करना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं हो सकती। इसी प्रकार का एक सवाल है जो कि 6 पर n की घात वाला है। तो आप लोग इन दोनों में से एक आध सवाल भी अगर बना लोगे तो दूसरा सवाल अपने आप लोगों से बन जाएगा। समझ गया? चलिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। तो जितने सवाल मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ ना, इतने की ही आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे, आपका सवाल एक भी नहीं छूटेगा पूरी गारंटी के साथ। समझ गए आप लोग? उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये। HCF ऑफ देखो 306 और क्या है 657, इन दोनों का HCF आपको दिया है कितना, 9 है ना, और इन दोनों का आपको LCM आप लोगों को ज्ञात करना है। फिर अगला सवाल क्या है, सिद्ध कीजिए कि करनी 2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। बेटा इसी के जैसे आपको एक सवाल, अभी 2 सवाल और होंगे, करनी 3 और करनी 5। तो जिस बच्चे से करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है अगर जो बना लेता है, क्या वो करनी 3 और करनी 5 नहीं बना पाएगा? बिल्कुल बना पाएगा, है ना। तो आपको इन तीनों क्वेश्चन में से किसी एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कर लेना है। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है। और इसी प्रकार की प्रश्नावली में 1-2 सवाल और दिए हैं, उनकी भी अपने आप प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना लेते हो तो। उसके बाद सिद्ध कीजिए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है ना, इसकी भी आपको प्रैक्टिस कर लेना है। और इसी के जैसे प्रश्नावली में एक सवाल है 7 करनी 5 वाला, उसकी प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात? ये है, तो ये वाला 3 करनी 2 वाला सवाल आप लोग जरूर बना लेना। इसके बाद यहाँ इस अध्याय से एक सवाल और आ रहा है बेटा, व्याख्या कीजिए कि ये वाली संख्या और जो उसके बाद जो दी गई संख्या है वो भाज्य क्यों है। तो इनकी व्याख्या करना है। चैप्टर नंबर 1 से आप लोगों को केवल इतना ही प्रश्न पढ़कर जाना है, कुछ भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए बात आप लोग? तो आप लोग इतना अगर पढ़ के चले गए तो चैप्टर 1 से और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले चैप्टर की ओर चलते हैं जिसका नाम है बहुपद। बहुपद से हमको क्या पढ़ना है, तो मैं आपको 1 अंक के प्रश्न पहले बता देता हूं कि कैसे आने वाले हैं। जो मैं बाजू में आप लोगों को जो थ्योरी बता रहा हूं ना बेटा, वहां से आपको सारे 1 अंक के क्वेश्चन बन जाएंगे। आप लोग देख लेना एग्जाम में, जो बच्चा ये लेफ्ट हैंड साइड को कवर कर लेगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, वो 1 अंक में कभी भी अटकेगा नहीं, कभी भी नहीं अटकेगा। तो बहुपद की जानकारी आपको पता होना चाहिए कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होता है। सभी बच्चों को पता होगा कि 1 घात वाले बहुपद को रैखिक, 2 घात वाले को द्विघाती और 3 घात वाले को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। द्विघाती बहुपद का मानक रूप आपको पता होना चाहिए x² + bx + c, है ना, जहां पर जो तीनों के तीनों a और b और c जो है वास्तविक संख्या है, लेकिन स्मॉल a का जो मान है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो फिर 2 की घात का अस्तित्व ही वहां से खत्म हो जाएगा, इसलिए a जो है वो नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल का सूत्र आप लोगों से पूछता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए योग अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। बच्चे देखो यहाँ पर क्या होता है, कई बार खालिस्तान में सवाल आता है कि बहुपद के शून्यकों का योग खालिस्तान होता है, तो कई सारे बच्चे क्या लिख के आते हैं, अल्फा प्लस बीटा होता है, जबकि गलत है। वो बहुपद के शून्यकों का योग जो है वो सीधे सीधे क्या लिखोगे, खालिस्तान में -b/a होता है और गुणनफल जो है वो c/a होता है। ये बात को ध्यान रखना। फिर किसी बहुपद का y बराबर px का जो ग्राफ है, x अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतने ही उसमें शून्यक होंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे जो ग्राफ है आपका, वो x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद किया उसने, है ना, 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो वहाँ पर आप लोगों के शून्यकों की संख्या आपको क्या लिखना पड़ेगा, 3 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही उदाहरण में आप लोग अपनी बुक निकालना, उदाहरण में आपको 6 सवाल दिया हुआ है, प्रश्नावली में 6-7 सवाल दिए हुए हैं, तो वो सारे सवालों को आपको जरूर करके जाना है, क्योंकि ये 2 अंक के प्रश्न में पूछा जा रहा है। बताओ, ये फ्री के अंक हैं, ये वाले जो सवाल है ना ग्राफ वाले, एकदम फ्री के हैं। आपको बस ये देखना है कि x अक्ष को कितनी बार प्रतिच्छेद कर रहा है और आपको लिख देना है कि शून्यकों की संख्या बराबर इतना करके।
तो वो फ्री के अंक हैं आप लोगों के, उसको छोड़ना मत, है ना। प्रश्नावली 2.1 में भी दिया है और 2.1 के पहले जो उदाहरण है उसमें भी दिया हुआ है, जरूर पढ़ना उनको। देखो लिखा भी हूँ मैंने यहाँ पे, पाठ्य पुस्तक में उदाहरण नंबर 1 और प्रश्नावली 2.1 पूरा आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखिए, बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है गुणनखंड विधि के द्वारा, और शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध और संबंध की सत्यता की आपको जांच करना है। तो जैसे ये मैंने आपको बताया ये वाला सवाल, ठीक है, आपको शून्यक भी ज्ञात करने और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। और उसी प्रकार के सवाल आपको, जैसे ये वाला सवाल आप लोग बना लोगे प्रश्न क्रमांक 1 में जो लिखा हूँ मैंने, तो प्रश्न क्रमांक 2 में मैंने जो 4 सवाल दिया हूँ ये अपने आप लोगों से बन जाएंगे। तो आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस कर लेना है, समझ गए। 4 से 5 सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस अध्याय से केवल 2 ही प्रश्न आएंगे बहुपद वाले से। थोड़ा याद रखिए मेरी बातों को, यहाँ से केवल 2 प्रकार के प्रश्न आएंगे, एक तो शून्यक ज्ञात कीजिए और दूसरा शून्यक दिया हुआ रहेगा और बहुपद ज्ञात करने बोलेगा। बस एक दूसरे के अथवा में ये सवाल आते हैं, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इस अध्याय से, समझ गए। प्रश्न तीसरा देखिए, x² - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और वही शून्यकों के बीच और गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करना है। और जो बच्चा प्रश्न क्रमांक तीसरा हल कर लेगा वो अपने आप उससे कौन सा वाला क्वेश्चन बन जाएगा, प्रश्न क्रमांक चौथा अपने आप बन जाएगा। दूसरी बात देखिए यहाँ पे, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात करने बोल रहा है, सही बात है ना। तो इसी प्रकार छठवां भी प्रश्न है, छठवें में 3 सवाल मैंने आपके लिए दिया हूँ। तो अगर आप लोग इतने सवाल अगर आप लोग कर लेते हो यहाँ से, तो दूसरे चैप्टर का पूरा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। समझ में आ गई बच्चों। तो ये है दूसरे अध्याय से केवल इतना ही क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना आप लोग हल कर लो, वार्षिक परीक्षा की सारी तैयारी आप लोगों की हो गई चैप्टर नंबर 1 और 2 की। अब सीधे चलते हैं चैप्टर नंबर 3 की ओर। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ से हम लोगों को सबसे पहले तो 3 विधि पढ़ना पड़ता है, ग्राफी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। और ग्राफी विधि में हमको ग्राफी विधि से हल नहीं करना है सवाल को, ग्राफी विधि में हम लोगों को सिर्फ ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ये याद रखना है। जैसे कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप आपको याद रहना चाहिए, ax + by + c = 0 इसका मानक रूप होता है ना। और समीकरण युग्म का मानक रूप तो आप लोग दे सकते हो, a1x + b1y + c1 = 0, और दूसरा समीकरण क्या होगा, a2x + b2y + c2 = 0। तो ये समीकरण युग्म, युग्म का मतलब क्या होगा, जोड़ा, और जोड़े में कितने समीकरण रहेंगे, यहाँ पे 2 समीकरण रहेंगे। अब जो मैंने आप लोगों को 3 कंडीशन बता रहा हूँ ग्राफी विधि में, इनसे रिलेटेड सवाल हर साल आते हैं, ऐसा एक भी साल नहीं है जो इन सवालों को नहीं पूछता होगा। प्रत्येक वर्ष ये सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना, बहुत पहले से, अभी से नहीं बोल रहा हूँ, बहुत पहले से। जैसे कि पहला सवाल देखिए, a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। यहाँ से आपको 3 सवाल बनने वाले हैं। कौन सा सवाल पूछेगा, ये वाले कंडीशन में क्या सही है, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी है होती है इस सवाल में, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 अगर आपको दिया है, ये वाली कंडीशन दिया है, तो रेखाएं जो है वो क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। और हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है, और निकाय जो है वो संगत होता है। तो ये एक कंडीशन से यहाँ पे 3 सवाल आप लोगों को बन जाते हैं। दूसरा देखिए, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं है c1/c2 के, तो रेखाएं क्या होगी, समांतर होगी, और कोई हल नहीं होता निकाय का, और निकाय जो है वो, जब कोई हल नहीं होगा ना तो बेटा निकाय असंगत हो जाएगा, अगर हल है तो निकाय संगत हो जाएगा, इस बात को भी याद रखेंगे। और तीसरी कंडीशन है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो रेखाएं संपाती होती है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, और निकाय जो है वो संगत होता है। तो यहाँ से इन तीनों से संबंधित सवाल आपको आना ही तय है पूरा का पूरा। जैसे इनसे संबंधित सवाल कैसा आता है सर बताइए एक बार, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप लोगों को सवाल क्या बोलेगा, और हाँ, जो लास्ट वाली कंडीशन में जो है वो निकाय संगत होता है, जिसे आश्रित संगत भी कहते हैं, इस बात को याद रखना। अब इनसे संबंधित सवाल किस प्रकार के आते हैं वो देखिए। पहला सवाल, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इनका ज्ञात करना है। ये सवाल आप लोगों से आगे अनुपात ज्ञात करने के लिए, और इन तीनों अनुपातों की तुलना करके आप लोगों से पूछ रहा है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या संपाती होगी। तो बन गया ना सवाल वहां से। तो आप लोग इन तीनों की तुलना करना, जो कंडीशन आप लोगों को लागू करना है वो कर लेंगे, और आप लोगों को लागू करके बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की है, संपाती है, प्रतिच्छेदी है या फिर समांतर है। उसके बाद आपको चेक करने क्या बोल रहा है कि इन तीनों की तुलना करके आप लोगों को बताना है कि कौन सा हल है, मतलब अद्वितीय हल है, कोई हल नहीं है, या फिर
अनंत तथा अनेक हल है, या फिर आपको बताना है कि इस निकाय जो है संगत है या असंगत है। देखो कोई भी हल अगर हो रहा है तो अगर हल है तो फिर संगत हो जाएगा और हल नहीं है तो फिर असंगत हो जाएगा। तो देखिए इस प्रकार के आपको ग्राफी विधि से सवाल इतने आएंगे। ग्राफी विधि से हल करने सवाल आपको नहीं आएगा, याद रखना पहली बात। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट विधि इस अध्याय की, प्रतिस्थापन विधि से आप लोगों को 2 से 3 प्रश्न हमको हल करके देखना है। तो मैंने आपको 2 प्रश्न तो यहाँ पर दे चुका हूँ, इसके अलावा भी अगर आपको 1-2 प्रश्न आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो बिल्कुल कर सकते हो। उसके बाद 2 संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करना है। तो ये सवाल भी आप लोगों को हल करके देखना है। फिर उसके बाद 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, उन्हें आप लोगों को ज्ञात करना है। अगला सवाल देखिए, विलोपन विधि से इन समीकरणों को आप लोगों को हल करना है। 4 प्रश्न मैं दे चुका हूं, अगर आप लोग इतने ही प्रैक्टिस कर लोगे ना, कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस अध्याय से एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि का आता है और अथवा में उसी के विलोपन विधि का एक सवाल आता है। बाकी आप लोग देखिए संतरे और नींबू वाला सवाल जो है इसको भी आप लोगों को बनाकर देख लेना है, ठीक है। यह शायद सवाल मैंने गलत लिख दिया हूँ। 5 संतरे और 3 नींबू का मूल्य 35 रुपये है ना, तो ये नींबू के जगह में शायद सेब आ रहा होगा, ठीक है बेटा। 5 संतरे और 3 सेब कर लेना उसको आप लोग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। यहाँ से आप लोगों को देखना है कि इसका मानक रूप जो होता है वो ax² + bx + c = 0 होता है। और यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना पड़ना है आपको, है ना, और द्विघात सूत्र विधि द्वारा। साथ में मूलों की प्रकृति आपको पता होना चाहिए, विविक्त कर का मान आपको पता होना चाहिए, विविक्त कर, है ना। और जब देखो विविक्त कर मतलब b² - 4ac का मान जब 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होते हैं और अलग अलग होते हैं। 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक और समान होंगे या बराबर होंगे, और जब विविक्त कर का मान 0 से छोटा होगा तब मूल वास्तविक नहीं होंगे। सवाल आप लोगों से पूछ लेगा कई बार कि बताइए कि मूल बहुपद मतलब द्विघात समीकरण के मूल अगर वास्तविक हैं तो शर्त क्या होगी। तो आप लोगों को बोलना है कि b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। तो ग्रेटर देन भी आएगा और इक्वल भी आएगा, तभी तो वास्तविक होंगे ना, दोनों कंडीशन में वास्तविक होंगे, याद रखना इस बात का। उसके बाद द्विघात सूत्र या उसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, इसको आप लोगों को याद कर लेना है। समझ में आ गई बात। और ये चेक करना है कि आपको ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इस टाइप के सवाल यहाँ से बन जाएंगे आपको वार्षिक परीक्षा में। फिर उसके बाद विविक्त कर ज्ञात करने वाला सवाल और विविक्त कर के साथ साथ मूलों की प्रकृति ज्ञात करने वाला सवाल, ये 2 टाइप के सवाल मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद k का मान ज्ञात कीजिए यदि मूल कैसे हो, समान हो। तो यहाँ पर इस टाइप का भी सवाल आप लोगों से पूछ लेता है। फिर गुणनखंड विधि से आप लोगों को मूल ज्ञात करने वाले सवाल, तो मैंने आपको यहाँ पे 2 सवाल दे के रखा हूँ। इतने ही सवाल अगर आप लोग बना लिए तो बहुत है आपके लिए। उसके बाद द्विघात सूत्र विधि से एक सवाल बना के देखना बस बेटा, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है द्विघात सूत्र विधि में, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम पूछे जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को केवल एकमात्र सवाल इसका कर लेना, यही वाला सवाल कर लेना बस, ठीक है। उसके बाद 3 और सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है वो 365 है, तो उनको आप लोगों को ज्ञात करना है। इस टाइप के सवाल जरूर पढ़ना, ठीक है। और ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। उसके बाद क्रमागत 2 पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो इन संख्याओं को ज्ञात करना है। तो इस प्रकार आप लोगों के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, क्या क्या आप लोगों को पढ़कर जाना है, क्या क्या नहीं जाना है पढ़कर, वो बातें मैंने आप लोगों को बता दिया है। समझ गए ना। तो आप सभी बच्चे जो क्या करेंगे, इन्हीं क्वेश्चन को पढ़कर जरूर जाना, ठीक है बेटा। और वीडियो अभी आप लोगों को पसंद आ रहा होगा कि अरे भाई ये तो हमारे काम का वीडियो है, तो आप लोग इसे लाइक जरूर करेंगे। और अगर आप लोग चैनल में पहली बार आप लोग आए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी बच्चों को मेरा जय हिंद।